हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की क्लास द हिंदू के ही एक दूसरे सेक्शन से ली गई है। आर्टिकल लिखा गया है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पे। दुनिया जो आज की हमारी है न्यूक्लियर वॉर के कितनी नज़दीक है, शायद हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करने में भूल कर रहे हैं। आज के दोनों एडिटोरियल्स द हिंदू के थोड़े इरेलीवेंट थे, एक फिल्मों पे लिखा हुआ था, एक क्रिकेट पे था, तो उनको छोड़ करके इस आर्टिकल को अपने कवर करेंगे। बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा दें इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड। जो भी आप सीखें मन लगा के सीखें और इस क्विज पे अप्लाई करें। क्लास के लास्ट में आपको 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए क्विज से क्लास के लास्ट में निपटेंगे। पूरे मन से और जोश के साथ में लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। स्पेक्टर क्या होता है भाई? इंस्पेक्टर तो हमने सुना था, ये इंस्पेक्टर का स्पेक्टर क्या हुआ? देखो, स्पेक्टर का इंस्पेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। स्पेक्टर का मतलब होता है भूत। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ये अपनी इंग्लैंड वाली स्पेलिंग है जो हम यूज करते हैं, SPECTRE। ठीक है। ज्यादातर स्पेलिंग्स जिनके लास्ट में ER आता है इंग्लैंड में, यानी इंग्लिश के अंदर, इंग्लैंड वाली इंग्लिश में अपने RE को ER में चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसकी अमेरिकन वर्जन जो होगा वो होगा स्पेक्टर। दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हमें ये वाली चूज करनी है क्योंकि हम चलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। कह रहा है जी, भूत है, एक स्पेक्टर है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का, न्यूक्लियर वॉर से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का। भूत को एक बहुत एडवांस वर्ड बता रहा हूं भूत के लिए आपको, अपैरिशन। ठीक है। एडवांस बोलने का मतलब क्या है? ये वही वर्ड्स है जो एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे। भूत तो सबको पता है, घोस्ट सब जानते हैं। अपैरिशन बोला जाता है एक भूत को, प्रेत को, आत्मा को। याद रखना इस वर्ड को, आज मैंने आपसे पूछा है लास्ट में। अब टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है जी, द एब्सेंस ऑफ लीडर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज एग्रावेटिंग द सिचुएशन। कह रहे जो नाम मौजूदगी है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, ऐसे लीडर्स या नेताओं की जो कॉन्सिक्वेंस के होते हैं। समबडी इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, तो उस आदमी का कुछ प्रभाव होगा, उसकी बात का कुछ असर होगा, उसकी बात से कुछ कॉन्सिक्वेंस या आउटकम निकलेगा। गंभीरता वाला इंसान होता है ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो आज जो एब्सेंस है गंभीर लीडर्स की, वो एग्रावेट कर रही है, बद से बदतर बना रही है सिचुएशन को। एग्रावेट करना, किसी चीज को वर्सन करना और ज्यादा खराब करना। ठीक है। कोई अच्छा लीडर हो जिसकी बात सब सुनते हों, है ना, और जिसके कहने पे शांति हो जाए, पीस हो जाए, वॉर्स रुक जाए, तो वो ऐसे लीडर्स जो हैं, रूजवेल्ट जैसे, है ना, उस वक्त जो चर्चिल था, बड़े लीडर्स थे, हालांकि अपने बदमाश बोलते हैं इनको, लेकिन थे बड़े लीडर्स, इनकी बात चलती थी। तो ऐसे लीडर्स की एब्सेंस की वजह से आज की मामला जो है और खराब हो रहा है। एब्सेंस सब्जेक्ट है आपका, इज एग्रावेटिंग इसकी वर्ब है। एग्रावेट होना, चीजों का बद से बदतर होना, खराब होना। इसके लिए एक और वर्ड होता है एक्सेसरबेट, आगे ये वर्ड आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, चीजों के बद से बदतर होने के लिए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नजर डालेंगे। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और मॉक टेस्ट पास के लिए टेक्स्ट बुक की पिछली सेल्स को मिस कर चुके हैं, तो लोवेस्ट प्राइस सेल आज शुरू हो चुकी है टेक्स्ट बुक की फॉर 2-3 डेज। अप टू 31 मई आपको ये प्राइसेस मिलेंगे। 263 रुपीज में आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है प्रो वर्जन में। एक साल की वैलिडिटी है इसकी, जिसमें 75,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्जाम्स के। फिर आप एसएससी कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, रेलवेज कर रहे हैं, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, एक ही पास में सबका सब इंक्लूडेड है। पास का बेनिफिट लेने के लिए इन अपडेटेड मॉक टेस्ट का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक। जो भी प्राइस दिखा रहा हो उस पर लगाएं कूपन कोड YT10। जैसे ही आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 263 रुपीज। तो मेक श्योर टू यूज द कूपन एंड टेक बेनिफिट ऑफ द सेल ड्यूरिंग दीज 3 डेज। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में देखना है अपने को। अगेन, शाम को 8 बजे के आसपास आज होने वाली है मैथ्स की क्लास, एडवांस मैथ्स फॉर एसएससी अलजेब्रा। ठीक है, अंकुर सर से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लासेस अगर समझ में आती हैं, पसंद आते हैं टीचर आपको, उनकी टीचिंग, उनका ओवरऑल आउटलुक, तो आपका सपोर्ट जरूर बनता है। आप ही के लिए क्लासेस को चलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिले, अच्छे अच्छे टीचर्स, नए नए टैलेंट से आप इंट्रोड्यूस्ड हो। ठीक है ना। कभी कभी एक नया टीचर भी आता है लेकिन उसका तरीका ऐसा होता है जो आपने पहले पुराने टीचर से नहीं सीखा, तो इस तरीके से आपको इन क्लासेस का बेनिफिट लेना है। चलिए, फर्स्ट अपना आज का वर्ड है एग्रावेट, जो आपको भी बताया था। जूम इन कर देता हूँ। चीज़ों को खराब बनाना, बद से बदतर बनाना, टू मेक मैटर्स वर्स। द मेडिसिन एग्रावेटेड हर सिम्टम्स, दवाई ने और खराब कर दिया उसके सिम्टम्स को,
दवाई की वजह से उसके लक्षण और बद से बदतर हो गए। एग्रावेट को एक्सेसरबेट, एक्सेस्पिरेट, जो दो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, रेट्रोग्रेड, वर्सन, इन सभी चीज़ों से बताया जाता है वर्ड से। आप एग्रावेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है डिसर्निबल। देखिए ये वर्ड अंग्रेजी में डिसर्न वर्ब है एक, और डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, अनुभूति लेना, हिंदी में बोलते हैं अनुभूति लेना। कोई आवाज़, कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई किताब, कोई वाक्य, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, सोख ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो डिसर्न कर रहे हैं। और फिर कौन सी चीज़ डिसर्निबल हो जाएगी? ऐसी चीज़ जो कि ईजिली नोटिस्ड और अंडरस्टूड हो, क्लियरली नोटिस्ड हो। ठीक है ना? जैसे आजकल गर्मी जो है ना, वो डिसर्निबल है। बाहर निकलते ही आपको 10 सेकंड में पता लग जाएगा कि गर्मी बहुत है। ऐसा नहीं है आपको 2 घंटे घूमना है और 4 आदमियों से पूछोगे, 2 बोलेंगे गर्मी है, 2 बोलेंगे सर्दी है, नहीं। हर आदमी यही बोलेगा गर्मी बहुत है। तो गर्मी जो है, टेम्परेचर, पारा अभी डिसर्निबल लेवल्स पे आ चुका है। ठीक है? ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट करना। द जीएसटी हैज़ ब्रॉट नो डिसर्निबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। जीएसटी लेकर के आया है किसी भी डिसर्निबल बेनिफिट को नहीं सरकार के खजाने में। डिसर्निबल यानी ऐसा बेनिफिट जिसको आप महसूस कर सकें। ये जो बड़े बड़े नंबर्स जीएसटी के आ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन की वजह से हैं, महंगाई की वजह से हैं। जितना दाम किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है, उतना ही उस पर जीएसटी का परसेंटेज भी इस हिसाब से बढ़ जाता है ना? अगर कोई चीज़ 100 रुपए की 120 हो गई तो जीएसटी तो बढ़ना ही था। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन माइनस करें तो पिछले 5 साल में जीएसटी वहीं का वहीं है। एक आर्टिकल इस पे करवाऊंगा आपको 1-2 दिनों में, मैंने तैयार करके रखा हुआ आप ही के लिए जीएसटी के ऊपर। चलिए, डिसर्निबल को पैल्पेबल, परसेप्टिबल, एविडेंट, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला जो वर्ड अपने पास वो है जी एनाइलेशन। नया वर्ड है अपने लिए। एनाइलेशन का मतलब होता है संपूर्ण डिस्ट्रक्शन, किसी चीज में पूरी तरीके से तबाही, है ना? त्राही त्राही मचा देना, एकदम खत्म कर देना, रोंद देना। एनाइलेट वर्ब है, एनाइलेशन जो है इस काम को बोला जाता है, डिस्ट्रक्शन को। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनाइलेशन वॉज ऑलवेज ऑन पीपल्स माइंड्स। कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान जो थ्रेट था, जो चुनौती थी, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की, एनाइलेशन की, हमेशा लोगों के दिमाग में रहती थी। ऑब्लिटरेशन भी बोलते हैं एनाइलेशन को, एकदम समझ गए ना, एकदम सपाट कर देना जमीन को, जैसे इसराइल ने अभी गाजा में कर दिया है, रफा में कर दिया है ना? तो इसको बोलते हैं एनाइलेशन। चलिए, ये वर्ड हो गया आपका, आज आर्टिकल में आप इसको देखेंगे। अगला वर्ड है कैटेगोरिकल। देखिए कैटेगरी होती है, कैटेगरी समझते हो आप? वो जनरल ओबीसी वाली नहीं भाई। कैटेगरी मतलब किसी चीज की दो कैटेगरी होती हैं, किसी सवाल की दो कैटेगरी होती है जवाब के तौर पे, या तो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं और उसका जवाब हाँ या ना में आप नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसके जवाब में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो कैटेगोरिकल हर वो चीज है जो क्लियर कट है, जिसका हाँ या ना में जवाब है। समझ गए? कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। आपने पूछा ये हो सकता है, सामने वाले ने बता दिया नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो ऐसे इस वर्ड को, कैटेगोरिकल को याद रखना। जो दो कैटेगरीज में बटा हो, हाँ या ना की बात करता हो और साफ साफ बताता हो, कैटेगोरिकल। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने अपना कैटेगोरिकल सपोर्ट दिखाया है, क्लियर कट सपोर्ट दिखाया है चुनी हुई सरकार के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। अब इस क्लियर कट को आप एब्सोल्यूट, अनएम्बिग्युअस, अनइक्विवोकल या एम्फेटिक या अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं। आज आप अनएम्बिग्युअस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। यह वर्ड बना है एम्बिग्युअस से। एम्बी मतलब दो, ग्युअस मतलब गो यानी जाना। आपका जवाब अगर दो दिशाओं में जा रहा है, मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने ऐसा जवाब दिया कि हाँ भी बैठ गया और ना भी बैठ गया उसमें, तो वो एम्बिग्युअस जवाब है, एकदम कंफ्यूजिंग सा है। और अगर अन लगा दूं तो कंफ्यूजिंग का उल्टा हो जाएगा, यानी क्लियर कट, अनएम्बिग्युअस, है ना? चले, लास्ट वर्ड है अपना आज का, इनविंसिबल। देखिए इनविंसिबल वो है जो अजय अमर है, अमर तो नहीं अजय है, जिसको जीता ना जा सके, जो अनडिफीटेबल हो, अनबीटेबल हो, है ना? कोई बड़ा सुपरस्टार है, कोई स्पोर्ट्समैन है, यूसेन बोल्ट थे, माइकल फेलिप्स थे स्विमिंग में, माइक टाइसन है बॉक्सिंग में, तो ये इनविंसिबल एथलीट्स थे अपने अपने ट्रेड में, अपने अपने स्पोर्ट्स में। इकोनॉमिक रिसेशंस हैव द पावर टू ब्रिंग डाउन इवन इनविंसिबल कंपनीज। आर्थिक मंदियों में ताकत होती है गिरा देने की, ब्रिंग डाउन कर देने की। अजय अमर कंपनियों को भी, ऐसी कंपनियां जो आपको लगता है हमेशा रहेंगी। एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं, फिनलैंड की कंपनी थी नोकिया, आज भी है, लेकिन नोकिया का कुछ, आपने नोकिया का फ़ोन मेरे ख्याल से बहुत कम देखा होगा, और लिया भी होगा तो मजबूरी में लिया होगा। नोकिया खत्म हो गई ना आज की डेट में। जैसे एक कंपनी थी कोडक,
कैमरा बनाती थी वो, जब से मोबाइल फ़ोन में कैमरा आया कोडक कंपनी खत्म हो गई। तो जब भी मार्केट चेंज होती है तो इनविंसिबल कंपनियां, अजय कंपनियां भी खत्म हो जाती हैं, ब्रिंग डाउन हो जाती हैं। चलिए ये कुछ सिनोनिम्स हैं इनविंसिबल के। अनअसेलेबल, जिसको असेल ना किया जा सके, हमला ना किया जा सके। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके। इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। और इम्प्रेग्नेबल, जिसको भेदा ना जा सके। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। प्रेग्नेट करना यानी भेदना। आप किसी किले में घुस गए हैं तो किले को आपने प्रेग्नेट कर दिया है। अब इम्प्रेग्नेबल किला वो है जिसको भेद नहीं सकते हैं, जिसके अंदर आप घुस नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस वन वर्ड को आप याद रखेंगे। आज के क्विज में पूछा है, आज की क्लास में भी आएगा। चलिए 5 वर्ड्स हो गए इन डिटेल। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के हम बहुत नज़दीक हैं। आप किसी भी बड़े वर्ल्ड लीडर की बात सुन लो, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी बड़े वर्ल्ड लीडर की बात सुनोगे तो उसमें न्यूक्लियर थ्रेट आपको मिलेगी। चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो इसराइल से। अमेरिका तो दे ही देता है बार बार धमकियां, है ना। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी देती रहती हैं, एटमी बॉम्ब बजा देंगे, ये वो बजा देंगे, दिवाली के पटाखे। तो ये जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत नज़दीक है और हमें इस चीज़ की फीलिंग आ नहीं रही। लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये वही सिचुएशन है जो कोल्ड वॉर में हुआ करती थी। आज से 30 साल पहले अमेरिका और जब यूएसएसआर एक दूसरे के दुश्मन थे, शीत युद्ध में एंगेज थे, तब भी ऐसी ही धमकियां आया करती थी। और 1962 में तो एक ऐसा मोमेंट आया था जब दुनिया तबाह हो जाती क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से। क्यूबा में यूएसएसआर ने अमेरिका के बिल्कुल बाजू में अपने न्यूक्लियर वेपन लाके खड़े कर दिए थे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसका डेंजर को हमें समझना है और इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन करके दिखाया है। इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज ने जब न्यूक्लियर पावर को हमने कंस्ट्रक्टिवली यूज किया, इंडिया यूएस जो है सिविल न्यूक्लियर डील में, तो सिविल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर पावर का। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, इससे बम बना करके दुनिया को खत्म नहीं करना है हमें। तो लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। तो ना आज की एनालाइज कर रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। अब बिल्कुल वैसे पढ़ना जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप भी पढ़ सकते हो आप। कह रहा है जी, आफ्टर every significant conflict, it is common to question whether the ruling elites fail to foresee and prepare for major threats. कह रहे जी, हर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद, सिग्निफिकेंट यानी बड़ा, इंपॉर्टेंट, एवरी यानी हर एक। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, है ना, जैसे यूक्रेन रशिया चल रहा है, इसराइल जो पैलेस्टीन चल रहा है। हर बड़े झगड़े के बाद में ये बड़ा कॉमन होता है, बड़ी आम बात है कि आप क्वेश्चन करें इस चीज को। इट इज कॉमन टू क्वेश्चन। अच्छा, क्या क्वेश्चन करें भाई? हाँ या ना, वेदर कि जो रूलिंग एलिट्स हैं, जो बड़े बड़े देशों के नेता हैं, बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स, क्या वो फेल कर गए, नाकामयाब हुए फोर सी करने में, पहले से देखने में। फोर सी करना यानी आगे की नजर रखना, मैं ये करूंगा तो आगे क्या होगा। क्या बड़े बड़े नेता फोर सी करने में, प्रिडिक्ट करने में, एंटिसिपेट करने में फेल कर गए? और दूसरा क्या काम था? प्रिपेयर करना, तैयार करना अपने आप को बड़ी थ्रेट्स के लिए, बड़ी चुनौतियों के लिए। तो हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद में सवाल उठना चाहिए कि इन दोनों देशों में जिनमें झगड़ा भी हुआ है, इनके नेता क्या सोच रहे थे? क्या वो पहले से देख नहीं पा रहे थे कि झगड़ा होगा? और क्या वो खुद को रेडी नहीं कर सकते थे झगड़े से बचाने के लिए? इट की वर्ब है इस, एलिट्स की वर्ब है फेल्ड। फोर सी करना, पहले से देखना, एंटिसिपेट करना, है ना, किसी चीज को। कह रहा है जी, टुडे एज नेशंस इंगेज इन सेबर रैटलिंग एंड थ्रेटन न्यूक्लियर वॉर, दिस क्वेश्चन रीसरफेसिस। कह रहा है जी, आज के दिन जैसे ही ये, एज मतलब जैसे ये काम हो रहा है, नेशंस जो हैं इंगेज कर रही हैं सेबर रैटलिंग में। देखिए, रैटल का मतलब होता है खड़काना। बर्तन दो बजाते हो ना आपस में तो रैटल करते हो आप। और सेबर होती है एक स्वॉर्ड, एक तलवार। जैसे जैसे बड़े बड़े नेता तलवारें खड़का रहे हैं, खंजर बजा रहे हैं, है ना, इजराइल वाला इधर से, उधर ईरान, इधर ये, इधर वो। कह रहा है जैसे जैसे काम हो रहा है ना, और थ्रेटन कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर को, एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर का धमकी भी दे रहे हैं। यही सवाल फिर से रीसरफेस करता है, फिर से उभर करके आता है। सवाल कौन सा? क्या ये सब के सब पागल हैं? क्या ये देख नहीं पा रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? ये सवाल फिर से उभर करके आता है। नेशंस की वर्ब एंगेज, सेबर रैटलिंग यानी सेबर को रैटल करने वाला, तलवारों को बजाने वाला। ऐसी बातें ही करते हैं आजकल, तलवार बजा रहे हैं एक दूसरे के साथ। थ्रेटन भी वर्ब है इसकी, इंगेज इन सेबर रैटलिंग एंड नेशंस थ्रेटन न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, नेशंस की दूसरी वर्ब है थ्रेटन। इसको मैं कलर दे देता हूं पिंक। क्वेश्चन की वर्ब है रीसरफेसिस, रीसरफेस होना, किसी चीज का फिर से सरफेस होना, उभर करके आना। कह रहा है हिडन विद इन लीडर्स रिटोरिक आर क्रूशियल वार्निंग्स। हिडन है, छुपी हुई हैं इन लीडर्स की बड़ी बड़ी बातों में, रिटोरिक में। रिटोरिक समझते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें, ये कर देंगे, वो हो जाएगा। कह रहे जी, छुपी हुई हैं इन रिटोरिक में
बड़ी ही क्रूशियल वार्निंग्स, बड़ी ही गंभीर चेतावनियां। और कैसे छुपी हुई हैं? emphasizing the need for nations to pay attention and discern these signals। emphasize करते हुए, हाईलाइट करते हुए, जोर देते हुए इस नीड को, जरूरत को, कि नेशंस जो हैं, देश जो हैं, वो पे करें अटेंशन को, ध्यान दें पूरा, और डिसर्न करें, समझें, अंडरस्टैंड करें इन सिग्नल्स को। समझ गए? तो इनकी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में वार्निंग्स हैं हमारे लिए। ये बातें हो रही हैं, कभी कोई बजा भी देगा, कोई बॉम्ब छोड़ भी देगा, कोई मिसाइल लॉन्च कर भी देगा, और ये नीड इससे पैदा हो रही है कि सारी कंट्रीज इन बातों को समझें और इनमें जो सिग्नल निकल रहे हैं, इन सिग्नल्स को डिसर्न करें। डिसर्न करना आपने देख लिया, अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, है ना, किसी चीज को। चलिए, वार्निंग्स की वर्ब है आर। एम्फसाइज करना यानी जोर देना। एम्फसाइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये वार्निंग्स हिडन होती हैं, तब ये एम्फसाइज भी कर रही होती हैं इस जरूरत को। अब सवाल आना चाहिए दिमाग में, सब ये कैसा सेंटेंस है? वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, हमें कैसे पता लगेगा? हमारे हिसाब से तो हिडन सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है। ऐसे बोलोगे ना आप? चेक करो, हिडन वर्ड को चेक करो डिक्शनरी में, मैं भी दिखा देता हूं। हिडन इज एन एडजेक्टिव। हाइड की थर्ड फॉर्म है हिडन। हाइड मतलब छुपना, हिडन मतलब छुपा हुआ। यार, कभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा क्या? बन सकता है? प्रेपोजिशन सब्जेक्ट बन सकती है? एडवर्ब सब्जेक्ट बन सकती है? नहीं बन सकती। जब एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहीं पे बात क्लियर हो गई कि भाई साहब, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में शुरू में नहीं आ रहा, और इसको बोलते हैं पोएटिक राइटिंग। पोएटिक राइटिंग मतलब जैसे कवि लिखते हैं, पोएट्स लिखते हैं। लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने आइडिया को और एम्फसाइज करने के लिए ऐसी राइटिंग यूज होती है। आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे, क्रूशियल वार्निंग्स आर हिडन विद इन दीज लीडर्स रिटोरिक। लेकिन आपने क्या लिखा? हिडन विद इन दीज लीडर्स रिटोरिक आर क्रूशियल वार्निंग्स। समझ गए? फुल क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको, जो हुआ है आपको उसको पता लगे। सब्जेक्ट जो है यहाँ हिडन नहीं बनेगा, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट रखा गया वर्ब के बाद में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन्स अपोकैलिप्टिक विजन हैज कॉट द अटेंशन ऑफ मेनी वेस्टर्न लीडर्स। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है मैक्रॉन, इनकी जो अपोकैलिप्टिक विजन है, देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है अपोक्लिप्स, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रलय, आर्मेगेडोन। मतलब ये तो, यार ये तो स्पेलिंग गलत हो गई, आर्मेगा। चलो इसकी स्पेलिंग में देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि ये वर्ड जो है ना बहुत कम आता है राइटिंग में, आर्मेगेडोन। डबल डी आएगा, ठीक है। प्रलय, वो जो लास्ट डे होता है ना, जहां सब खत्म होने वाला होता है, इसके लिए एक और वर्ड है डूम्सडे। डूम्सडे। तो ये सब प्रलय के सिनोनिम है, अपोक्लिप्स। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो जो बातें हैं, उनकी जो अपोक्लिप्टिक विजन है, यानी प्रलय को लेकर के उनकी जो नजर है, उसने कॉट कर लिया है, पकड़ लिया है अटेंशन को बहुत सारे वेस्टर्न लीडर्स की। मैक्रोन को लगता है कि बहुत जल्दी प्रलय आने वाली है, न्यूक्लियर वॉर होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ गए? एपोक्लिप्स यानी प्रलय, यानी डूम्सडे यानी कयामत का दिन, और एपोकैलिप्टिक यानी जब कयामत आ चुकी है उस वक्त को बोलेंगे एपोकैलिप्टिक टाइम्स। चलो अब दो वन वर्ड्स आपको और करवाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए ये तो हो गया, बता दिया मैंने आपको है ना, वर्ड प्रलय या कयामत का दिन। मुस्लिम अगर आप हिंदू हैं, दोनों वर्ड समझते होंगे। एक वर्ड है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया वो वक्त है जो प्रलय के बाद होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम या अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज इन एनार्की। ठीक है, एनार्की। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई बाहर से कोई दूसरा एलियन आ गया और एलियन ने कब्जा कर लिया धरती पे, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, आर्मियां खत्म हो गई, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, कोई छुपा हुआ है ना, या कोई जॉम्बीज आ गए अचानक से, रेसिडेंट इविल आपने देखी होगी मूवी। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्टोपिया, सब कुछ खराब, है ना। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? यूटोपिया। हिंदी में इसको बोल सकते हैं राम राज्य, अ परफेक्ट और आइडियल कंडीशन, जहां पे हर चीज ऑर्डर में है, हर आदमी भला है, सब लोग सच बोलते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये तीन वर्ड्स याद रखना, प्रलय के लिए अपोक्लिप्स, प्रलय के बाद आने वाले गंदे वक्त के लिए डिस्टोपिया, और एक अच्छे वक्त के लिए, राम राज्य के लिए, यूटोपिया। चलिए बढ़े आगे। तीनों वन वर्ड आज मैंने क्लास में आपसे पूछे हैं ना। कह रहा है मैक्रोन्स रिमार्क्स हिंट एट द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर एनालिशन। मैक्रो के जो रिमार्क्स हैं प्रलय को लेकर के, अपोक्लिप्स की जो इनकी विजन है, ये हिंट ऐड करते हैं, इशारा करते हैं डेंजर या खतरे की तरफ, जो है न्यूक्लियर तबाही का, एनाइलेशन का। पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन, खास करके देखते हुए, नजर डालते हुए, लाइट डालते हुए रशिया के एक्शंस को जो किए गए हैं यूक्रेन में। मैक्रो रिमार्क्स की वर्ब है हिंट,
हिंट ऐड करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, एनाइलेशन, डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेशन, टोटल तबाही, है ना, ये वर्ड आप देख चुके हैं। इन लाइट ऑफ मतलब इस चीज को देखते हुए, इस चीज पे प्रकाश डालते हुए, रशिया जो करके आया है यूक्रेन में, या जो चल रहा है रशिया के हिसाब से। चलो, अब ये हिंट एट आपने देखा, फिक्स प्रेपोजिशन है। जब भी किसी चीज की तरफ हिंट करें, यू हिंट एट दैट थिंग। लेकिन याद रखना इस बात को, हिंट एट तो ठीक है, लेकिन इसका सिनोनिम होता है रिफर या पॉइंट। इसके बाद में लगता है टू। यू रिफर टू समथिंग, यू पॉइंट टू समथिंग, एंड एंड यू हिंट एट समथिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब एक ही टाइप के वर्ड है और अलग अलग प्रेपोजिशन ले रहे हैं। ये दोनों की टू फिक्स्ड है और इसकी एट फिक्स्ड है। याद रखना, कल इसका एक और सिनोनिम आया था, इंसिनुएट। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा, आज कुछ बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली होगी तो ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। जिन बच्चों ने ली थी, तो इंसिनुएट के बाद भी ऐड लगता है, हिंट का ही सिनोनिम होता है इंसिनुएट। क्लास में रेगुलर रहा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी क्लास में, किसी भी टीचर से लो जो आपको समझ में आती है, लेकिन रीडिंग रोज करना है। बिना रीडिंग के आप गेम से बाहर हैं, गेम के अंदर ही नहीं है आप। इंग्लिश वाला गेम ही है ना, जो आप उस गेम में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कह रहा मैक्रो बिलीव्स रशियाज वॉर हैज ऑल्टर्ड द ग्लोबल लैंडस्केप। मैक्रो ऐसा मानते हैं कि रशिया की जो यूक्रेन वॉर है, इसने ऑल्टर कर दिया है, बदल दिया है, चेंज कर दिया है वैश्विक परिदृश्य को, ग्लोबल सिचुएशन को, लैंडस्केप को। एंड व्लादिमीर पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और पुतिन की जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये सच्ची हैं, धमकी नहीं है खाली, ये कभी हो भी जाएगा, ऐसा मैक्रो मानते हैं। मैक्रो की वो बिलीव्स रशिया की वॉर की वो हैज ऑल्टर्ड, थ्रेट्स की वो कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इनको बोला जाता है मैक्रोन, मतलब लिखा जाता है मैक्रोन, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में आता है मैक्रो, है ना, इसलिए मैं मैक्रो मैक्रो बोल रहा हूँ इनको। फ्रेंच जो अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो मैक्रो इनको सही प्रोनाउंस किया जाता है। कह रहा जी, एज फ्रांस possesses one of the world's largest nuclear arsenals, Macron's statements carry significant weight. कह रहा जी एज, देखो ऊपर एज का मतलब था जैसे जैसे, कहीं आया था ना ऊपर एज, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे, एज जैसे जैसे नेशंस इंगेज करती हैं इस काम में। यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, और वो इसलिए है क्योंकि एज के दो मीनिंग होते हैं, दोनों में से जो फिट लगे वो बिठा लेना है। तो यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि या बिकॉज। कह रहा है जी क्योंकि फ्रांस पजेस करता है, रखता है दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े न्यूक्लियर आर्सनल्स में से एक को। आर्सनल मतलब हथियारों का जखीरा, न्यूक्लियर आर्सनल मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स। क्योंकि फ्रांस में दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों में से एक कंट्री है रखने वाला फ्रांस। कह रहा है इस बात की वजह से मैक्रो की स्टेटमेंट कैरी करती है बड़े वजन को, सिग्निफिकेंट वेट को। पर अगर न्यूक्लियर पावर ही बोल रही है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो ये बात जो है गंभीरतापूर्वक लेने वाली है। मैक्रो की वर्ब है हो गई यहाँ पे, है ना। फ्रांस की वर्ब है पजेसिस, पजेस करना, रखना। स्टेटमेंट्स की वर्ब है कैरी। आर्सनल का मतलब होता है हथियारों का जखीरा, तरकश, जहां पे आपके सब तीर कमान बंदूक, है ना, सब कुछ आपने तोपे वोपे रखी हुई हैं, वो होते हैं आपके आर्सनल। इसके लिए एक और वन वर्ड होता है कैश, ठीक है। लेकिन कैश वर्ड का सिर्फ हथियारों का ही कैश नहीं होता, सीक्रेट स्टोरेज ऑफ वेपन्स और मनी। कैश जो है ना, एक सीक्रेट स्टोरेज है, या तो हथियारों का या पैसे का, ठीक है। दोनों ही मीनिंग्स इसमें निकलेंगे। किसी आदमी ने काला पैसा रखा हुआ अपने घर में, काला पैसा चोरी चकारी का इधर उधर से मारा हुआ, तो उसके पास कैश है मनी का घर पे, CACHE कैश, कैशे मत बोलना कैश। और वेपन्स रखे हुए हैं तो अपने आप ही कैश है। चलिए, वन वर्ड आपसे क्विज में मैंने पूछा हुआ है, आर्सेनल का सिनोनिम ही है ये, है ना। कह रहा है जी रशियंस बेलिजरेंस, कॉमा द पॉसिबिलिटी ऑफ, कह रहा है विद इंक्रीजिंग रशियन बेलिजरेंस, कॉमा द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज इज यूक्रेन इज नो लॉन्गर फार फेस्ट। कह रहा है जी इस चीज के साथ ही, किसके, बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई रशियन बेलिजरेंस के। बेलिजरेंस होती है शत्रुता, कटुता, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी। कह रहा है जी बढ़ती हुई हॉस्टिलिटी और एग्रेशन के साथ ही जो रशिया का है, इसके साथ ही हुआ ये कि जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की यूक्रेन में, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, इज नो लॉन्गर फार फेस्ट। फार फेस्ट मतलब कहीं दूर का कोई कॉन्सेप्ट। जैसे आपको पता लगे कि मंगल से कोई आएगा और दुनिया पे कब्जा कर लेगा, है ना, किसी और प्लेनेट से एलियन आएंगे, तो ये फार फेस्ट बात है। पर अब ये जो है ना, रशिया का न्यूक्लियर वेपन यूज करना फार फेस्ट नहीं लगता। रशिया कर भी देगा तो बहुत लोग सरप्राइज नहीं होंगे। कह रहा है ये जब हुआ, ये काम हुआ, रेजिंग कंसर्न्स ऑफ ए पोटेंशियल न्यूक्लियर एक्सचेंज, रेज करते हुए, उठाते हुए चिंताओं को एक पोटेंशियल संभावित न्यूक्लियर एक्सचेंज की, न्यूक्लियर वेपन्स के
समझ गए ना, तू इधर से मार मैं इधर से मारता हूँ, ऐसे लेन देन की, एक्सचेंज की। चलिए, रशिया की बेलिजेंस यानी कि एग्रेशन बढ़ रहा है। बेलिजेंस बोलते हैं आपके हॉस्टिलिटी को, दुश्मनी को, अंदर के एग्रेशन को। पॉसिबिलिटी अब फार फेस्ट नहीं है, पॉसिबिलिटी की वर्ब इज फार फेस्ट होना, यानी दूर की कोड़ी होना। ऐसी चीज जो आपको लगता है हो ही नहीं सकती, लेकिन अब वो नो लॉन्गर फार फेस्ट है। कह रहा मैक्रो प्लान्स टू एड्रेस दीज इश्यूज एट द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी मीटिंग इन जुलाई। मैक्रो प्लान कर रहे हैं कि वो एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों को इस मीटिंग में, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग में, जो होने वाली है 2 महीने बाद जुलाई में। चलिए, मैक्रो की वर्ब है प्लान्स। अब एक दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, फिर खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे आर्टिकल को। अब ये पिछले आपको हिस्ट्री बताएगा ऐसा कब कब हुआ। कह रहा है द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रेमिनिसेंट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962 इज हॉन्टिंग द वर्ल्ड अगेन। जो स्पेक्टर है, जो भूत है, स्पेलिंग देख लेना, ऊपर थी TRE, यहाँ लिखी है TER, दोनों ही सही हैं। ये अमेरिकन है और वो ब्रिटिश है, इंग्लिश है। कह रहे जी जो भूत है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का, जो आत्मा है, जो रेमिनिसेंट है, याद दिलाने वाली है। रेमिनिसेंट मतलब जो रिमाइंड करवाए। और किसका? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाम के इस वाकये का, जो 1962 में हुआ था। कह रहे ये आत्मा हॉन्ट कर रही है, तड़पा रही है, डरा रही है पूरी दुनिया को फिर अगेन। हॉन्ट करना यानी जैसे किसी घर में भूत प्रेत नाचते हैं ना, तो वो हॉन्टेड हाउस होता है, वहां पे भूत प्रेत का मतलब समझ गए ना, रिहाइश होती है, घर होता है। तो वैसे ही ये स्पेक्टर भी आज दुनिया को हॉन्ट कर रहा है, हमारी दुनिया में भूत प्रेत नाच रहा है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इससे बार बार 1962 का याद आ जाता है। कुछ मोमेंट्स दूर थी दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन्स डालने में। रशिया जो है यूएस के बिल्कुल बाजू में क्यूबा है, फिदल कास्ट्रो वाला, क्यूबा में इसने अपना आर्मी बेस बना करके वहां अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स एम कर दिए थे। लास्ट में दोनों प्रेसिडेंट जो है रशिया के और यूएस के, इन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और बोला जी बात खत्म करते हैं। तो 1962 में ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हुई के हुई है ना। अब वही यादें फिर से आने लगी हैं लोगों को। स्पेक्टर की वर्ब है इज हॉन्टिंग। रेमिनिसेंट होना, जो आपको याद दिलवाए किसी चीज के बारे में। बिकमिंग अ रिमाइंडर, ये सेंट का मतलब होता है बिकमिंग। रेमिनी यानी जो रिमाइंडर आपको दे। और इसी तरीके से सेंट से 4 वर्ड्स, 1 वर्ड्स बनते हैं जो आपको आने चाहिए। अडोलिसेंट मतलब ऐसा आदमी जो अडल्ट बन रहा हो, आदमी या औरत, लड़की है ना, जो 16 15 17 साल का हो, जो 18 होने के आसपास हो, अडोलिसेंट। वैसे 12 से 17 साल के बच्चों को एडोलिसेंट बोला जाता है। कन्वेलिसेंट मतलब जो हेल्दी हो रहा हो, किसी बीमारी से रिकवर कर रहा हो, कन्वेलिसेंट। इवेनिसेंट मतलब जो इवैन बन रहा हो, यानी वेपर बन रहा हो, ऐसी चीज जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हो। जैसे कि दुनिया में से पीस, जैसे कि साउथ पोल पे से ग्लेशियर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। दुनिया में पीस इवेनिसेंट है, खत्म होती जा रही है, भाप बन के उड़ रही है। साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे ग्लेशियर्स जो है इवेनिसेंट है, भाप बन के उड़ रहे हैं। हर चीज जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इवेनिसेंट है। लास्ट है ऑब्सोलिसेंट, जो चीज ऑब्सोलीट हो रही हो, चलन से बाहर हो रही हो। जैसे टाइपराइटर्स है, वो ऑब्सोलिसेंट है, अब तो चले गए, है ना। जो चीज मतलब जिसको आप यूज करना बंद कर रहे हो, वो ऑब्सोलिसेंट हो जाती है। तो ये सेंट से, SCENT, आज के स्पेलिंग रूल में यही देखना है आपको। सेंट को जब भी लिखा जाए वो SCENT से लिखा जाता है, ना कि SENT से। वो गो सेंट सेंट वाला सेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारे 1 वर्ड्स में SCENT लास्ट में लगाना है, आज के स्पेलिंग रूल में इस चीज को नोट करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर्स एक्सेसरबेट्स द सिचुएशन। जो नामौजूदगी है प्रभावशाली वैश्विक नेताओं की, और बद से बदतर बना रही है, एक्सेसरबेट कर रही है इस पूरी सिचुएशन को। स्पेशली अमिड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक टर्बुलेंस, खास करके इस चीज के चलते, अमिड जो हर तरफ फैला हुआ आर्थिक तूफान है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस मतलब डिसरप्शन। जब आप प्लेन में होते हैं और अचानक से कोई तूफान आता है, तो पायलट बोलता है कि टर्बुलेंस अहेड, है ना। वो आप पायलट आपके उसमें वॉकी टॉकी में बोलेगा और आपके पूरे प्लेन में आवाज आएगी कि भैया सीट बेल्ट लगा कर बैठ जाओ, कहीं जाना वाना नहीं है, आगे हवा का तूफान है और प्लेन आपका ऐसे 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 हिलेगा। तो वो टर्बुलेंस यानी डिस्टर्बेंस, वो विंड टर्बुलेंस टर्बुलेंस है, और यहाँ पे इकोनॉमिक टर्बुलेंस चल रही है। दुनिया जो है पूरी हिल रही है आर्थिक तौर पे। कह रहा विद अ न्यू एरे ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स द रिस्क इज हाइटेंड। कह रहा एक नए एरे, एक नए सिस्टम, एक नए कलेक्शन के साथ ही जो है न्यूक्लियर वेपन्स का, ये रिस्क जो है और हाइटन हो गया है, और बड़ा हो गया है, और बढ़ चुका है। एरे क्या होता है? इसको बोलते हैं एरे। अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज कोई पढ़ी है या बेसिक भी पढ़ा होगा, तो एरे आपने उसमें पढ़े होंगे। ऐसे जब लेयर्स होती है ना, इसको बोलते हैं एरे। तो नीचे वो छोटे वाले वेपन्स जो इंडिया पाकिस्तान लेके घूम रहे हैं, इससे बड़े और चाइना वाले वेपन्स, इससे बड़े फ्रांस वाले वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। फिर इससे बड़े वाले रशिया और यूएस वाले। तो ये एक एरे ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का सिस्टम बना हुआ है।
नीचे सबसे बेसिक वाले और सबसे ऊपर एडवांस वाले, इस तरीके से एरे बना हुआ है। समझ पा रहे हो ना इस वर्ड को? कह रहा है रेगुलर एक्सचेंजेस अमंग न्यूक्लियर पावर्स आर लैकिंग। जो रेगुलर एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, न्यूक्लियर पावर्स के बीच पे वो लैक कर रहे हैं, कॉजिंग फर्दर कंसर्न, कॉज करते हुए और ज्यादा चिंताओं को। एक्सचेंज क्या होता है? यहाँ पे उस एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक बॉम्ब मैंने मारा एक तूने मारा, वो वाला एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पे कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, वो एक्सचेंज की बात हो रही है ना। हमारे यहाँ से लोग आपके यहाँ आए काम करें, आपके यहाँ से लोग यहाँ आए पढ़ने आए, ट्रेड हो, व्यापार हो। तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में एक्सचेंज खत्म होता जा रहा है, रशिया को तो कट आउट कर रखा है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा कंसर्न बढ़ रहे हैं। लैकिंग यानी जो चीज़ कम हो, डेफिशिएंट हो, मिसिंग हो, लैकिंग होती है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। लास्ट नहीं है ये भी, सेकंड लास्ट ही है। कह रहा रिमार्क्स बाय पुतिन ड्यूरिंग विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को asserting that Russia's nuclear forces are always on alert aggravate the situation। कह रहा रिमार्क्स जो आए हैं पुतिन के द्वारा रशिया की विक्ट्री डे परेड में मॉस्को में, कह रहा है ऐसे रिमार्क्स जो है ना, वो असर्ट जो करते हैं, जो मजबूती से बताते हैं इस चीज़ को कि रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अलर्ट पे है, हमेशा तैयार है। कैसे? ऐसे कह रहा है जी, ऐसे रिमार्क्स एग्रावेट या एक्सेसरबेट करते हैं इस पूरी सिचुएशन को। ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्रावेट रिमार्क्स की वर्ब है ना, एग्रावेट। कह रहा है एडिशनली रशियाज रेवोकेशन ऑफ CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी रेटिफिकेशन claiming to balance the nuclear playing field with the US has met with international hostility। कह रहा है इसी के साथ में रशिया ने जो रेवोकेशन किया है, रेवोकेशन करना यानी रिवोक करना, किसी चीज को विड्रॉ करना, कैंसिल करना। पहले तो किसी चीज को आपने अपना लिया लेकिन बाद में बोला कि नहीं मान रहे, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवोक करना। कह रहा है रशिया का जो रिवोक करने का काम है, रेवोकेशन है, CTBT नाम की ट्रीटी के रेटिफिकेशन का। रेटिफिकेशन यानी अप्रूवल। जब किसी ट्रीटी को आपकी पार्लियामेंट में, रशिया में शायद डूमा बोलते हैं कुछ, है ना पार्लियामेंट को, तो रशिया की जब पार्लियामेंट में CTBT को एग्री किया गया था, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिफिकेशन। हमारी पार्लियामेंट में अगर कोई सरकार किसी इंटरनेशनल लॉ को मान लेती है तो उसको रेटिफाई कर देती है। तो कह रहा है जैसे ही रशिया ने रिवोक किया अपना रेटिफिकेशन, इस ट्रीटी को विड्रॉ कर लिया, कह रहा है और क्यों किया? क्लेम करते हुए कि ये बैलेंस करेंगे न्यूक्लियर प्लेइंग फील्ड को, न्यूक्लियर वेपन्स के मैदान को अमेरिका के साथ। कह रहा है इस ये चीज मिली है, मेट हुई है, जहां मिली है इंटरनेशनल हॉस्टिलिटी से, पूरी दुनिया की नफरत से। रशिया पहले तो मानता था, अब रशिया बोलता है कि यूएस नहीं मानता तो हम क्यों माने। टेस्ट बैन ट्रीटी ये बोलती है कि आप टेस्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट जो बन गए उनको बना के रखो, नया नहीं बनाओगे। तो रशिया ने इसको विड्रॉ कर दिया, बोले हम तो बनाएंगे क्योंकि हमें अमेरिका से कॉम्पीट करना है, और इसकी वजह से हॉस्टिलिटी, इनको हॉस्टिलिटी समझते हैं ना, दुश्मनी, कड़वाहट, दुनिया भर की कड़वाहट इनको मिली है। रेवोकेशन की वो है, आगे आपको बता दिया मैंने। प्लेइंग फील्ड होता है खेल का मैदान, और अगर आपको बैलेंस करना हो प्लेइंग फील्ड को, तो सब चीजों को और सब इंसानों को बराबर लाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। कह रहा है जी मीनवाइल एन अनरिलेटेड एकेडमिक डिस्कशन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हाईलाइट्स द US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील 5 से 8। कह रहा है इसी बीच एक बिना जुड़ी हुई अनरिलेटेड एकेडमिक डिस्कशन, जो इस चीज से रिलेटेड नहीं है लेकिन डिस्कशन थी न्यूक्लियर वॉर्स पे। कह रहा है डिस्कशन जो हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, उसने हाईलाइट किया भारत और इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील को 2005 से 8 के बीच में जो हुई। सिविल न्यूक्लियर डील मतलब जो सिविलियन यूज के लिए होगा, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए, है ना, इस तरह के कामों के लिए। डिस्कशन ने किया हाईलाइट। क्या हुआ इस डील में? कह रहा है फ्रॉम टेक्नोलॉजी डिनायल इंडिया हैड बिकम अ मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ द US। टेक्नोलॉजी डिनायल से लेकर के इंडिया बन चुका था एक बड़ा टेक्नोलॉजी पार्टनर अमेरिका का। पहले इंडिया बोलता था ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ही नहीं, क्या करना है हमें इसका, है ना, हमें पास है भी नहीं, हमें बनानी भी नहीं, ये क्या होता है सिविल न्यूक्लियर डील, हमें तो कुछ न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं बनाने जो 2-4 चल रहे हैं। कह रहा है यहां से इंडिया कहाँ आ गया, आज एक बड़ा पार्टनर बन चुका था अमेरिका का, अमेरिका से टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर हो रही है। कह रहा है मैनी ऑफ द मेंटल कॉबवेब्स दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड हैड बीन रिमूव्ड। बहुत सारे जो दिमागी जाले थे, कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाला, बहुत सारे जो दिमागी जाले थे इंडिया की सरकार में और अमेरिका की सरकार में, दोनों के बीच में, जो पहले एग्जिस्ट करते थे वो रिमूव हो चुके थे, हट चुके थे। एंड इंडिया एंड द US अचीव्ड अ न्यू प्लेटू, और इंडिया और US ने एक नया प्लेटू अचीव किया, एक नया पठार, एक नया प्लेटफॉर्म अचीव किया एज फार एज इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेशंस वर कंसर्न्ड। जहां तक बात हो एज फार एज आर्थिक और सामरिक या रक्षा के रिलेशंस की बात हो, जहां तक ये कंसर्न है। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज ने सिविल न्यूक्लियर डील के बाद में अच्छी पार्टनरशिप निभाई है,
टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है अमेरिका से और नए प्लेटफॉर्म पे दोनों की दोस्ती इकोनॉमिक और डिफेंस टर्म्स में आ चुकी है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है ना, ब्रेक कर लेंगे इसको। मैनी कॉबवेब्स जो है जाले, इनकी वर्ब है हैड बीन रिमूव्ड। मैनी ऑफ द मेंटल कॉबवेब्स हैव बीन रिमूव्ड। दैट की वर्ब एग्जिस्टेड, दैट आया जालों के लिए, कॉबवेब्स के लिए। इंडिया एंड यूएस की वर्ब है हैड अचीव्ड। प्लेटू को आप ऐसा समझ लें प्लेटफॉर्म, मंच, ठीक है, प्लेटू। रिलेशंस की वर्ब है वर्ड। चलिए अब लास्ट में अपने लिए सजेशन है दुनिया भर के लिए। कह रहा है द डिस्कशंस unambiguously seem to reinforce the view that overcoming the psychological divide is critical। कह रहा है जो डिस्कशंस हुई इस पूरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया अमेरिका पे, ये क्लियर कट तौर पे, अनएम्बिगुअसली तौर पे, कैटेगोरिकली दिखाई देती थी, जोर पकड़ती हुई, रीइंफोर्स करती हुई, स्ट्रेंथ देती हुई इस व्यू या नजरिए को कि ओवरकम करना या फतेह पाना साइकोलॉजिकल डिवाइड पे, मानसिक जो है, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक, और डिवाइड मतलब आपसी दरार, मानसिक दरारों पे जो ओवरकम करने का काम है दो कंट्रीज के बीच में, वो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा जरूरी है। और किस काम के लिए? टू इम्प्रूविंग रिलेशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। इंप्रूव करने के लिए रिश्तों को और पार्टनरशिप्स को दोनों कंट्रीज के बीच। रिलेशन तो होते हैं नॉर्मल रिलेशन, रिलेशनशिप में आप पार्टनरशिप करते हो, ट्रेड करते हो, कल्चरल, फॉरेन एक्सचेंज, हर तरह की एक्सचेंजेस होते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजिकल डिवाइड दोनों तोड़ दें, एक दूसरे को दुश्मन मानना बंद कर दें, तो उसके बाद में अपने आप रिलेशन बनने लगते हैं। इस डिस्कशन में इस चीज को जोर मिला। कह रहा है और ये काम कैसे होता है? ब्रीचिंग द इम्प्रेग्नेबल वॉल ऑफ डिसबिलीफ। ब्रीच करते हुए, तोड़ते हुए उस ना भेदी जा सकने वाली इम्प्रेग्नेबल दीवार को, जो है मिसट्रस्ट की, डिसबिलीफ की, शक की, सस्पिशन की। तो जितना भी आप में कड़वाहट है, शक है, सस्पिशन है, एक बार मिलकर दोनों कंट्रीज अगर बात कर लें और किसी काम में लग जाएं सिविल न्यूक्लियर जो है डोमेन में, तो फिर वो दोनों कंट्रीज अच्छे रिश्ते बना ही लेती हैं आने वाले वक्त में। ऐसा इस डिस्कशन से निकल करके आया। डिस्कशंस की वर्ब है सीम्ड, अनएम्बिगुअसली यानी क्लियरली, कैटेगोरिकली। ओवरकमिंग की वर्ब है इज, ओवरकम करना, जीतना या फतेह पाना। साइकोलॉजिकल डिवाइड यानी मानसिक दरार। ब्रीच करना यानी तोड़ना या भेदना, और भेदा गया है ना भेदे जा सकने वाली इम्प्रेग्नेबल वॉल को, डिसबिलीफ को, है ना। इस तरीके से आप इस वॉल को भी भेद देते हैं अगर आप रिश्ते बना लेते हैं तो। चलिए, क्रिटिकल टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है। क्रिटिकल टू इंप्रूव होना चाहिए ना भाई, हमने तो टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म देखी है, यहां इंप्रूविंग क्यों लिखा हुआ है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सारे वो फ्रेजेज हैं जिसमें टू एक प्रेपोजिशन होता है और इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी या तो कोई नाउन आएगा। इसमें आपको क्रिटिकल टू भी मिल जाएगा, देख रहे हो, क्रिटिकल टू, है ना। तो क्रिटिकल टू के बाद में या तो नाउन आएगा और या फिर वर्ब आएगी, तो आएगी किसमें? आईएनजी फॉर्म में, क्रिटिकल टू इंप्रूविंग। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? ये सारे फ्रेजेस कैसे पता लगेंगे आपको? देखो, बोलो, लिखो, पढ़ो, 50 फ्रेजेस हैं। टू इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेगा, या फिर नाउन आएगा तो नाउन आ जाएगा। ठीक है, बार 10 बार पढ़ लोगे और हर वर्ड को, हर इस फ्रेज को 5-5 बार किसी रीडिंग में देख लोगे, फिर इस लिस्ट को आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पता होगा यार एडिक्टेड टू के बाद में नाउन आता है, एडिक्टेड टू समथिंग या एडिक्टेड टू डूइंग समथिंग, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। की टू के बाद में, विद अ व्यू टू के बाद में, व्हेन इट कम्स टू के बाद में, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में, यूज टू के बाद में, अपोज टू के बाद में, है ना। तो ये आज आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, इसको खोल लो मोबाइल पे, एक बार इन सबको बोल के देख लो, बोलने से ही आपको आधे याद हो जाएंगे। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नोट्स ही हैं आपके। आगे करें जी, फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट, गिवन दैट द यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील originated from India's desire to obtain high grade uranium from outside to complement its nuclear requirements, the deal confirms that nuclear energy could be a major source for peaceful purposes। देखो इतना लंबा सेंटेंस है लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? डील से। ये डील कंफर्म करती है इस बात को कि इंडिया की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो हो सकती है एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स, पीसफुल पर्पजेस का, शांतिपूर्वक कामों का। ये सेंटेंस इतना ही है, बाकी का क्या है जी? कह रहा है जी इंडिया के अगर स्टैंड पॉइंट से देखें, इंडिया के नजरिए से देखें, फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट, और देखते हुए इस चीज को कि इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर डील थी, ये ओरिजिनेट हुई थी, पैदा हुई थी, और कहां से पैदा हुई थी? ये सब पैदा हुई थी भारत के उस डिजायर से, भारत की उस ख्वाहिश से, जो थी ऑब्टेन करने की और अच्छी ग्रेड के यूरेनियम को बाहर से, आउटसाइड से, ताकि हम पूरा कर सकें, कॉम्प्लीमेंट कर सकें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कोयले की जगह हम न्यूक्लियर पावर को भी यूज कर सकें।
कह रहा है जी इस चीज़ को देखते हुए अगर इंडिया के स्टैंड पॉइंट से आप देखें तो हम ही चाहते थे ये डील हो, और इस डील के बाद में रिश्ते दोनों कंट्रीज के सुधर गए। तो न्यूक्लियर एनर्जी में अगर काम हो तो पीसफुल पर्पजेज से आप रिश्ते बना सकते हैं। दिस इज द मैसेज। ठीक है ना, एनर्जी की सबको जरूरत है, कच्चे तेल से सबको पीछा छुड़ाना है, तो बनाओ कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स, रिश्ते बनाओ दूसरी कंट्रीज से, टेक्नोलॉजी लो और न्यूक्लियर को रिस्पॉन्सिबली आप यूज करो। डील की वर्ब है ओरिजिनेटेड, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियाज डिजायर। कॉम्प्लीमेंट करना यानी पूरा करना। आपको जरूरत है 10 की, है आपके पास 6, अगर मैं 4 उधार दे दूं तो आपकी रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, 6 को 4 मिल जाएगा तो 10 पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। डील की वर्ब है कन्फर्म्स, न्यूक्लियर एनर्जी की वर्ब है कुड बी। कॉम्प्लीमेंट वर्ड पे ध्यान देना, स्पेलिंग के अंदर ही समझा रहे हैं आपको। इसमें लगा गया कॉम्प्ली, एल ई। अगर मैं इस एल ई को एल आई बना दूं और यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी के लिए प्रशंसा भरी बात। कोई लड़का लड़की आपको अच्छा लगा, आपने बोल दिया यार बड़े जच रहे हो आज, बड़े अच्छे लग रहे हो, ये शर्ट बहुत अच्छी है, टॉप बहुत अच्छा है ना। तो इस तरीके से जब आप किसी को कुछ प्रशंसा भरी बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा रिमार्क देते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई के साथ। और जब आप किसी चीज को पूरा करते हैं, 10 में से 6 थे और 4 और ले आए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ई के साथ। दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग में ध्यान रखना, और आज के इनके मीनिंग भी आपको पूछे गए हैं। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। मैं आधा पौना घंटा बोल जाता हूं लगातार, अगर आपको सच में बेनिफिट मिलता है इसका, मुझे तो नहीं पता लगता है ना, तो आपका एप्रिसिएशन दिखाने का एक ही तरीका है, लाइक वाला बटन। बस उससे बता दिया करो मुझे सर जो बोल रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, कुछ नया सजेशन हो तो बताया करो, उसको भी ऐड करें, है ना। टीचर को कैसे पता लगे वो क्या पढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से तो मैं 100% दे रहा हूँ मेरा। आपके लाइक बटन, आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं आपको क्या चाहिए। कह रहे जी कौन सा लेसन ये आर्टिकल सजेस्ट करता है जो लर्न किया जा सकता है भारत अमेरिका की सिविल न्यूक्लियर डील से। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर पढ़ते ही आपके ये चारों पढ़ लोगे ना, आंसर निकल आएगा। आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है, एक बार अपना निकालो आंसर, फिर मेरे वाले से मैच करो। आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है इस पूरी सिचुएशन को, ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट को एक्सेसरबेट करने वाला। कौन सी ऐसी चीज है जिससे न्यूक्लियर थ्रेट जो है और गंभीर होती जा रही है। ट्राई दो इसको खुद से एक बार पॉज करके। एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर्स, कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जिसकी बात सब सुनते हो। हर लीडर को लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, लेकिन सुनता कोई किसी की नहीं है ना। सुनता होता तो ये वॉर्स चल रही होती, दो दो वॉर्स। चलो 5 क्वेश्चन हैं बीच में, वो कैब बेस्ड है। राम राज्य को क्या बोलते हैं, आइडियल स्टेट को क्या बोलते हैं, इनडोमिटेबल का मीनिंग पूछा है, कैश क्या होता है, अपैरिशन कौन होता है, और जो आदमी हेल्थियर बन रहा हो उसके लिए क्या वन वर्ड है, वो याद है ना, सेंट, SCENT। पांचों के आंसर आपको पता है, कमेंट्स में आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करो मेरे आंसर से मैच करो, और लिख करके देखना स्पेलिंग्स भी आ जाएंगी। कहीं पोस्ट करोगे कमेंट वर्ड में लिख देना, भले स्पेलिंग आपको दिमाग में बैठे। लास्ट में भाई साहब है 3 एरर्स, पहली मिलेगी इस वर्ड के पास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के पास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के पास। तीनों एरर्स को ढूंढें, कमेंट में फर्स्ट कमेंट से चेक करें, मैच करके बताएं आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। और आज की क्लास कैसी लगी, स्पेशल आर्टिकल था, थोड़ा लंबा था, फिर भी मैंने इसको ले लिया। जो पूरी देख रहे हैं बच्चे PD लिख दिया करो सर पूरी देखी है, और जिनको ये क्लास समझ में आई, पसंद आई हो, एक आई ऐड कर दिया करो, आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।